ख़ास बात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब। डॉक्टर जितेंद्र सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां इस सरकार में मिली हुई हैं। आप आज़ादाना चार्ज संभाले हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, पर्सनल है, पब्लिक ग्रांसेस हैं, पेंशन है और उसके अलावा सबसे अहम पीएमओ। तो आइए हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मालूम करते हैं कि इन 3 वर्षों में सरकार ने क्या कुछ किया है और आगे क्या करना है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईटीवी को वक्त दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी शख्सियत जो है बहुत जिम्मेदारियां अपने कांधों पर लेकर चल रहे हैं और आप अगर कहा जाए कि जो इस सरकार का नर्व सेंटर है, केंद्र का जो केंद्र है, वहाँ आप मौजूद हैं। तो ये 3 बरस आपको कितने इत्मीनान बख्श लगते हैं, कितने आपको लगता है कि आप लोग बहुत कुछ कर पाए हैं? मुझे लगता है कि अगर मुख्तसर तौर पर आप पूछें, मैं कहूँगा तो चूँकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ तो अलग बात है, लेकिन आप किसी आम शहरी या आम नागरिक से भी पूछें, आम राय आपको ये मिलेगी कि 2014 से पहले जब ये सरकार नहीं थी तो पूरे देश में मायूसी और निराशावाद का एक माहौल और वातावरण था, घोटाले पर घोटाले, और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब इस देश का भविष्य, इसका मुस्तकबिल कोई बहुत ज़्यादा रोशन नहीं, बहुत ही उदासीन माहौल। और यकायक 2014-26 में शाम 6 बजे मैंने लिखा भी था उस दिन कि ज्यों-ज्यों सूर्यास्त होने लगा तो ऐसे लगा कि मानो अचानक सूर्योदय हो गया, सनराइज एट सनसेट। और धरातल पर भी ऐसा हुआ क्योंकि अचानक इतने सारे टेलीविज़न सेट जगमगा उठे। मुझे लगता है कि कोई भी शपथ ग्रहण समारोह कभी भी विश्व भर में इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी तादाद में देखा ना गया हो। लेकिन साथ ही साथ आगाज़ हुआ एक नए सफ़र का, एक नई यात्रा का, और वो यात्रा थी निराशावाद से आशावाद की ओर, जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। और मुझे लगता है कि आज 3 वर्ष बाद जब हम देखते हैं पीछे, तो मैं नहीं, आम नागरिक इस बात की तस्दीक करेगा। सर, जो आपके विरोधी हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नौकरियां कम हुई हैं, सरकार जो है ने कहा कुछ और वो नहीं कर पाई जो कुछ वादे किए थे, और ख़ास तौर से जो कांग्रेस है वो इस तरह की बातें करती है। नहीं, देखिए, उस बात पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो विरोधी हैं, इसीलिए तो विरोध करेंगे ही ना, तभी तो उनको विरोधी कहा जाता है। अब वो हमारे समर्थन में बोल बैठेंगे तो फिर वो तो विरोधी दल कहाँ रहा। लेकिन क्या आज का युग एक तर्क आधारित युग है, एविडेंस बेस्ड रहा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसका फैसला आप जैसे लोगों ने करना है। जो पत्रकार मित्र बड़ी पैनी नज़र से स्क्रूटनी कर रहे हैं, जैसी शायद पहले गत वर्षों में नहीं, या फिर आपको भी मिला हुआ या है, फिर आपने 4000 के करीब आर्टिकल लिखे हैं और आपको एक जर्नलिज्म का अवार्ड भी मिला हुआ है। आपकी ज़रा नवाजी या आम जनता ने करना है। लेकिन सर, अगर हम देखते हैं पिछले कुछ दिनों के या कुछ महीनों की जो कुछ बातें हैं, ख़ास तौर से स्लॉटर हाउस को लेके, तलाक को लेके, या गौ रक्षा के मामले में जिस तरह के लोग जिस तरह की हरकतें करते रहे हैं, तो उससे ऐसा महसूस नहीं होता कि सरकार की छवि को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कतई नहीं, बल्कि छवि और ज़्यादा उज्जवल हुई है। मैं आपको ये बताता हूँ, शायद कई वर्षों से ये राजनीति जातिवाद के आधार पर चल रही थी, मजहबवाद के आधार पर चल रही थी। अब वो दौर ख़त्म होता गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी एक मज़हब या धर्म की नहीं है, ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, सारे राष्ट्र की है। और जहाँ तक आपने उदाहरण दिया तलाक को लेकर के, जब एक बड़ी भारी संख्या में महिलाएं ये चाहती हैं कि इस तरह के विधान से या इस तरह की मजबूरी से उन्हें निजात हासिल हो, तो मुझे लगता है कि ये भी जमहूरियत का ही तकाजा है। इसमें धर्म और मज़हब की बात नहीं है। इसमें आपको महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिला है। यदि महिलाओं का सपोर्ट मिला है तो इसका अर्थ ये हुआ कि महिलाएं इसके पक्ष में हैं कि कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए। और जन साधारण की अपेक्षा और उसकी इच्छा का सम्मान करना किसी भी प्रजातांत्रिक
सरकार का दायित्व रहता है और वही हमारा धर्म है। राजधर्म यही कहता है। ये जो गौ रक्षा का मामले में जिस तरह कोई अगर भैंस भी लेकर जा रहा है या कोई और जानवर लेकर जा रहा है तो उनके साथ जिस तरह की कुछ हरकतें पिछले दिनों नोटिस में आई हैं, तो उसको लेकर सरकार का क्या सोचना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक संबंध है, संगठन के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी, हम किसी एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में फ़र्क नहीं रखते। हमारा धर्म राष्ट्रवाद है, देशभक्ति और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है ये पार्टी। ये जो 67 वर्ष तक राज करते रहे, इन्होंने इस तरह के भ्रम फैलाए, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ करना, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ करना, घटना कोई भी हो उसको कोई ना कोई धर्म का रंग देना, भले ही वो गौ रक्षा की बात है या दूसरी बात है, कोई भी घटना हो उसमें ये कोशिश करनी कि किसी तरह से तलाशा जाए कि या उसमें हिंदू को आरोपी बनाया जाए, मुस्लिम को आरोपी बनाया, एक को दूसरे के साथ लड़ाना। और उसमें भी ये ईमानदार नहीं थे, माफ़ कीजिए। एक प्रदेश में ये हिंदू को मुसलमान के खिलाफ करके चुनाव जीतते थे, दूसरे प्रदेश में मुसलमान को हिंदू के खिलाफ, और तीसरे प्रदेश में दोनों को के खिलाफ सिख को करके सिख का वोट लेते रहे। तो जिस प्रकार की जात पात, धर्मवाद और अपीसमेंट करके इन्होंने अपनी राजनीति चलाई है, उससे निजात पाने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित भी है, कोशिश भी कर रही है। ये उसी का पुराना बैगेज है जो चल रहा है। चलिए नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, एक ब्रेक पर जाने का, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब बने हुए हैं और अब हम इनसे बात करेंगे कुछ और भी, कुछ इनकी अपनी शख्सियत के बारे में भी और कश्मीर के बारे में भी। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, मैं पढ़ रहा था कहीं पर 2009 में ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने आपको आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी का ख़िताब दिया था, अवार्ड दिया था, और आपने 2014 में उन्हें हरा दिया उधमपुर से। नहीं, वैसे आज़ाद साहब की हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मुझे विश्वास है यदि आज आप उनको पूछेंगे तो मेरे बारे में उनकी आज भी वही राय होगी जो इनाम देने के वक्त थी। बाकी ये तो चलिए पार्टी का निर्देश होता है चुनाव लड़ना, और वैसे तो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे पहले भी और बाद में भी हैं, मगर अचानक उन्होंने ये फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है उनकी राय आज भी, ही विल नॉट रिग्रेट हैविंग गिवन मी दैट अवार्ड। अच्छा सर, आप जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है, और जम्मू कश्मीर के जब आज के हम हालात देखते हैं, और मुफ्ती मोहम्मद सईद और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, इन दोनों के साथ काम करने में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए फ़र्क, एक बात तो शायद महबूबा जी स्वयं भी कबूल करती हैं और करती होंगी कि मुफ्ती साहब जब मुख्यमंत्री पद पर बैठे इस बार, तो वो देश के जो सीनियर मोस्ट सियासतदान थे उनमें से थे। आज से लगभग 30 वर्ष पहले वो भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। एक मर्तबा पहले भी वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, और उसके बाद अब बने, तो यकीनन तजुर्बा भी था उनमें, उनके ज़ाती ताल्लुकात भी थे अक्रॉस दी पार्टी लाइंस, भले ही क्योंकि बहुत लंबा अरसा उन्होंने कांग्रेस में गुजारा था। तो हमारा हम जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे तो हमारा उनके साथ, मेरा उस वक्त का उनसे ताल्लुक़ है। तब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही साहसी और निष्ठावान अध्यक्ष माने जाते थे, और नया नया शेख इंदिरा अकॉर्ड हुआ था, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनकर के आए थे, और सिंगल हैंडेडली इन्होंने कांग्रेस को खड़ा रखा उस प्रदेश में। तो यकीनन मुफ्ती साहब का एक अपना इतिहास था। तो कहीं ना कहीं वो तजुर्बे की कमी महबूबा मुफ्ती की राह में आड़े आ रही है कश्मीर मामलात को हल करने में? नहीं, ऐसा कहना इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि जब इनकी पार्टी बनी है PDP, उसको स्थापित करने में, उसको खड़ा करने में महबूबा जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल और भूमिका रही है। लोगों के बीच में वो रही है, लोगों की नब्ज़ समझती हैं,
और वक्त के तकाजे के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलने की सलाहियत भी रखती हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ बुरहान वानी से और लेफ्टिनेंट उमर फैयाज तक आने में हालात बहुत बिगड़ ऐसा है कि ये आलोचकों ने भी एक भ्रम पैदा किया है। यदि आप करीब से पिछले 20-25 साल के जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास का अध्ययन करें 1989-90 से लेकर के, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये ऐसे कई फेजेस आए। 3-4-5 महीने अपसर्ज हुआ मिलिटेंसी का, फिर ठीक हुआ। महबूबा जी के आने से पहले इससे भी बुरा वक्त रह चुका है। और हम फिर उसी वक्त में लौट रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं जिनके विरोधी हैं। वही मैं समझा रहा हूँ। 1996 में इससे भी बहुत बुरा वक्त था, और हाल ही में 2010, 2012, 2008 जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, गठबंधन था, तब तो आपने अमरनाथ संघर्ष समिति के जरिए आप भी उस वक्त काफी जद्दोजहद कर रहे थे। और वो उनको त्याग पत्र देना पड़ा मुख्यमंत्री को 2008 में जो कांग्रेस पार्टी से थे। तो ऐसी अभी नौबत नहीं आई, लेकिन हुआ क्या है कि ये जो बीच बीच में अपसर्ज आता है, अब चूंकि जो चुनाव हार गए हैं वो लोग, उनको अभी तक ये बात हजम में नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है, तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं इस तरह से इसको पेश करने की कि जो कुछ हुआ है इन्हीं 2 वर्षों में हुआ। वो ये बड़ा कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि ये करा धरा 1947 से लेकर के आज तक उन्हीं का है, बिगिनिंग फ्रॉम द इनफेमस नेहरूवियन ब्लंडर्स। मैं आज भी कहता हूँ कि 1947 में यदि तत्कालीन आप एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। हाँ, उस पर भी आते हैं, वो भी आपने वो भी उस पर भी आते हैं। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं हमारे आलोचक, मैं आज भी ये कहता हूँ कि सन 47 में यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर से उसी तरह निपटने दिया होता जिस प्रकार से वो बाकी राज्यों के विषयों से निपट रहे थे, तो आज भारतीय उपमहाद्वीप बर्रे सगीर हिंद का इतिहास ही अलग होता। सर, कभी कभी आपके जो पार्टी के लोग हैं, आपके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते होंगे कि कभी जम्मू से भी कोई मुख्यमंत्री बने वहाँ का? निश्चय ही हो सकता है, इस प्रकार की जनता में भावना रहती है, लेकिन प्रजातंत्र का ये तकाजा है। जैसे इकबाल ने कहा है कि बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। भले ही उम्मीदवार कितना योग्य क्यों ना हो और जम्मू से वाबस्ता हो, लेकिन जब उसके साथ आंकड़े ना हो, नंबर ना हो, तो बनने की संभावना कम रहती है। हमने सब देखा है, कहीं पर अगर नंबर नहीं होते तो नंबर जुटाने की कोशिश की जाती है, नंबर कहीं से हासिल कर लिए जाते हैं। कुछ ऐसी सोच कहीं पर हो? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये सरकार चल रही है, इसमें मुख्यमंत्री एक और सर शोर, मैंने आपका बयान भी पढ़ा था एक और रोटेशन को लेके कि कुछ दिन जैसे पहले भी हुआ है। नहीं, ये कहीं से किसी मीडिया चैनल ने ये बात चलाई है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह की कोई सोच या चर्चा हमारे जहन में और हमारी जानकारी में नहीं आई इस वक्त। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या गलती? पहले भी हुआ है रोटेशन पे अगर, लेकिन उसका बुनियादी बात यह है कि जब ये एजेंडा ऑफ अलायंस तय किया जा रहा था पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो उस समय ये चर्चा में आया ही नहीं। अगर ऐसी बात हो तो उसी समय हो जाती। और जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके अंतर्गत पीडीपी का ही मुख्यमंत्री हो ऐसा तय किया गया। उस वक्त मुफ्ती साहब थे, अब महबूबा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी की ओर से है, और एक गठबंधन सरकार है जिसे न्यूनतम कार्यक्रम या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर काम कर रही है। ये बात सच है कि विचारधारा में बहुत अंतर है और इसमें संकोच नहीं होना चाहिए इस बात को कबूल करने में, स्वीकार करने में। लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा मैंडेट लोगों ने ऐसा हमारे ऊपर डिक्टेट किया था, तो ये तय किया गया कि वाइल एग्रीइंग टू डिसएग्री, अपनी विचारधारा हमारी आपको मुबारक, हमारी हमको मुबारक, उसको आड़े ना आते देते हुए हम मात्र और मात्र आम इंसान को केंद्र बिंदु बना करके विकास के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यदि सरकार बनाने से ये पीछे हट जाते तो वो भी प्रजातंत्र की अवहेलना होती कि इतना बड़ा, फिर यही आलोचक जो अभी कह रहे हैं कि ये फेल हो गए, इन्होंने कहना था कि साहब इतना बड़ा बहुमत मिला और सरकार बनाने से पीछे भाग रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब जीते हैं, जितने उनको फीसद वोट मिले हैं, या जिस तरह बडगाम में भी जो हुआ है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से हालात तो वाकई इस तरह के हैं कि नाज़रीन, हम यहाँ पे वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, एक ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से कश्मीर पर ही बात करेंगे।
हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से। जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले यही बात कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं महसूस किया जा रहा, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि कश्मीर में, देखिए आपको ये बात माननी होगी, मैं भी उनमें से था जो चाहता था कि पीडीपी और बीजेपी जो है मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि उस वक्त कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। मैंने इनफैक्ट चैनल पर भी अपने यही कहा था कि एक यही रास्ता बचता है। लेकिन लगता नहीं है कि 8 जुलाई 2016 के बाद जो है हालात वाकई इस तरह की करवट ले चुके हैं कि वापस हम, आपने 96 का जिक्र किया, हमें लगता है कि हम 96 से भी कहीं और गलत संत की तरफ जा रहे हैं। बहुत सख्ती की ज़रूरत है और कोई ऐसा हाथ वहाँ पे चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे गवर्नर रूल की ज़रूरत है? इसमें नहीं, आपकी चिंता की कदर करते हुए, और आपकी चिंता वाजिब भी है, संवेदनशील कोई भी भारत का नागरिक होगा इसी प्रकार सोचेगा। लेकिन इसमें मैं 2 बातें जोड़ूं। पहली बात तो ये, जैसे आपने कहा कि उस समय कोई और विकल्प नहीं था, आज भी क्षमा कीजिए कोई विकल्प नहीं है इसी गठबंधन के अलावा। यही 2 पार्टियां हैं जो एक स्टेबल सरकार वहाँ दे सकती हैं। दूसरों के पास उस प्रकार के आंकड़े नहीं है, वो हल्ला गुल्ला बहुत कर रहे हैं क्योंकि एक विकल्प है सर, गवर्नर राज का। मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरी बात, कोई भी प्रणाली यदि गवर्नर राज भी लगता है तो अंततः प्रजातांत्रिक शासन ही बहाल करना उसका मूल उद्देश्य रहता है। अब जहाँ तक सख्ती का संबंध है, शायद आपने देखा होगा पिछले कुछ सप्ताह में सख्ती वाकई आरंभ भी हो गई है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके नताइज, इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हम देख रहे हैं, और जिस प्रकार की टीम वहाँ गई है, फंडिंग को जिस प्रकार की सख्ती पिछले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में हुई है, इस प्रकार से 25 वर्षों में नहीं हुई। बल्कि अब तो ये सवाल करना चाहिए कि मान लीजिए अलगाववादियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई और जिस तरह की जांच और इंक्वायरी अब प्रारंभ की गई है, ये 25 वर्ष क्यों नहीं की गई उन सरकारों के द्वारा? मैं तो समझता हूँ कि उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या साठ-गांठ थी, क्या आपस में मिली भगत थी, क्या पर्दे के पीछे की अंडरस्टैंडिंग थी जिसके कारण उन्होंने ये चलने दिया सिलसिला। जम्मू के और कश्मीर के और लद्दाख के, और ना सिर्फ इन तीनों खित्तों के बल्कि घाटी के लोग और विशेषकर युवा, और दैट इज़ आवर एसेट, वो चाहते हैं कि जिस प्रकार सारा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक तीव्र गति की विकास यात्रा पर निकल चला है, ये तरक्की का सफ़र, वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ग्लोबल वर्ल्ड है, वो देख रहे हैं कि किस तरह दूसरे राज्यों में युवाओं को इन अद्भुत स्कीमों का लाभ हो रहा है, ये स्टार्टअप, ये मुद्रा। वो युवा नहीं चाहता कि मैं उससे वंचित रह जाऊं। कश्मीर के युवा जो है उड़ान स्कीम के द्वारा भी जुड़ रहे हैं। अभी 4 ही दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मात्र 700 सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए सिलेक्शन हुई, और 68,000 के लगभग बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, युवा युवतियां खुलेआम बिना खौफ भय के बाहर आए। और मैं एक बात और कह दूं, शायद ये बात थोड़ी क्रांतिकारी भी महसूस हो, ये लोग जो बहका रहे हैं ये कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भले ये कश्मीर केंद्रित नेता है, भले ये अलगाववादी नेता है। एक औरतें अपने बच्चों को महफूज रखे हुए हैं दिल्ली, बंगलौर और विदेशों में, पड़ोसी के बच्चे को, गरीब के बच्चे को कहते हैं पत्थरबाज करें। मैंने कश्मीर के युवाओं को कहा, आप इनसे प्रश्न चिन्ह करिए, इनसे ये सवाल करिए कि यदि ये जिहाद इतना ही महान है तो क्यों नहीं मिसाल पैदा करते, कायम करते, एक मिसाल, एक उदाहरण, अपने घर से एक बच्चा तो दे जैसे गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, फिर तो मज़ा आएगा आज़ादी की लड़ाई का। ये कौन सी आज़ादी की लड़ाई है? ये आज़ादी के और जिहाद के कॉन्सेप्ट से भी बेईमानी कर रहे हैं। सर, आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ासतौर से पर्सनल, और आप जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन से भी जुड़े हुए हैं। तो पर्सनल के डिपार्टमेंट आपके पास होते हुए क्या आप कोई इस तरह की स्कीम चलवाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले? हाँ, मैं तो पहले तो ये, आप वैसे पूरे देश के लिए सोचेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखें तो पहले मेरा ये आग्रह रहेगा प्रदेश सरकार से, और मैंने किया भी है, कि जिस प्रकार की मोदी सरकार के द्वारा पर्सनल विभाग की ओर से एक बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। 2-3 सवाल मेरे। एक तो 370 को लेके बहुत आप लोगों से सवाल पूछा ही जाता है, और आपका भी वो एक ही जवाब होता है कि ये जब हम सत्ता में आएंगे तब उसके बाद ही हटेगा। इसको लेके आपकी क्या सोच है अभी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में? जहाँ तक हमारी विचारधारा और जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नीति और मौक़िफ़ का संबंध है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बदलाव कभी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, और आ सकता भी नहीं। कारण वजह ये कि
हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की धरती पर अपने प्राणों की आहुति दी है, तो भला हम अपने उस मौक़िफ़ से कैसे मुड़ जाए। लेकिन हाँ, यदि कोई प्रावधान लाने वाली बात है तो उसके लिए जैसे मैंने कहा आंकड़ों की आवश्यकता होती है। हमारा जनता से आग्रह है कि हमें पूरा बहुमत दें और फिर देखिए आगे कैसे बात बनती है। एक आपका आर्टिकल सर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डायबिटीज़ में छपा था, वो स्ट्रेस डायबिटीज़ इन माइग्रेंट कश्मीरी जो हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस में अपने घर से दूरी, अपने कश्मीर से दूरी उन कश्मीरी माइग्रेंट्स के दिल में भी होगी, तो उनका उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उनको वापस भेजने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने बहुत खूब कहा, ये लगभग 1990 के दशक की बात है। WHO में इसको बहुत सराहा गया, बहुत सराहा सर हिलरी किंग जो थे WHO के उस समय सरबराह, क्योंकि ये ध्यान में आया कि दो पहलू थे। तो ये इंटरनल माइग्रेशन थी, ये वैसी माइग्रेशन नहीं थी कि हिंदुस्तान से उठ के कनाडा गए, अमेरिका गए, वो तो जाते थे बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। ये तो मजबूर कश्मीरी वॉलंटरी और फोर्स्ड माइग्रेशन थी, यकायक हुई, एंड दे मूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ एफ्लुएंस टू लेस एफ्लुएंस। ये नहीं कि कनाडा में कोई ग्रीन पास्चर्स के लिए मुट्ठी में छोटे से कमरों में जाके रहे बेचारे। इसलिए कौन से ऐसे कारण रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि जब ये घाटी में आज से 25-30 वर्ष पहले 80 की दहाई तक, 80 के दशक तक डायबिटीज़ जैसे रोग बहुत कम पाए जाते थे। आमतौर से कश्मीर घाटी में जो आम रोग होते थे वो होते थे ब्रोंकाइटिस, क्योंकि सिगरेट विगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा था, एसिडिटी, अल्सर, क्योंकि वहाँ का खान पान ऐसा, मिर्च मसाला मिर्ची बहुत है। तो डायबिटीज़ इतना नहीं था। ये पिछले 20-25 साल में ही फिनोमेना देखने को मिला। तो वो तो एक मेडिकल शोध था। लेकिन हाँ, जहाँ तक उनकी वापसी का संबंध है, निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के हालात से संवेदनशील है, और उस समय भी थी जब हमारी सरकार कहीं नहीं थी। सर आखिरी सवाल ये है कि कभी मौका मिला तो जम्मू कश्मीर में वापस जाकर आप कोई जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, उसमें हर कार्यकर्ता एक समान होता है। ये कोई परिवारवाद पार्टी नहीं है, ये किसी एक परिवार या एक डायनेस्टी या ख़ानदान के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी नहीं है। इस पार्टी में कोई किचन कोटरी नहीं रहती कि 2-4 आदमी। इसमें जो भी निर्णय होता है कंसेंसस से होता है और बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ होता है, और इसलिए इस संगठन में तय किया जाता है नेतृत्व के द्वारा कि कौन सा कार्यकर्ता किस जिम्मेवारी के लिए किस समय अनुकूल है, और उस तरह से जिम्मेवारियों का वितरण और उनको तकसीम किया जाता है। तो जो जिम्मेवारी जब दी जाए उसको हर कार्यकर्ता निभाने के लिए तैयार रहता है। यही हमारी ट्रेनिंग रहती है, और इसलिए जो जिम्मेवारी अभी दी गई है उसको ईमानदारी से और मेहनत से निभा सकें। फिलहाल तो यही उम्मीद है, जो दी जाएगी उसको भी निभाएगी, वो तो आगे की बात है। सर बस आखिरी सवाल मेरा कि पीएमओ में आप हैं, तो पीएमओ में किस तरह की सरगर्मी, किस तरह की हरकत हर वक्त रहती है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत काम करते हैं, तो वो 24 घंटे क्या वहाँ पे एक सबसे बहुत हलचल सी होती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की गरिमा बहाल हुई है, और इसीलिए लोगों की निष्ठा, उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। नोटबंदी का फैसला और उसका ऐलान प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को किया, जब इतने महत्वपूर्ण चुनाव सर पे थे। कोई प्रधानमंत्री, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती। इंदिरा जी को एक बार YB चौहान साहब ने कहा था, बांग्लादेश के बाद वो पूरे बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री बनी थी, कि साहब कहा जाता है कि नोट बदली की जानी चाहिए, समय समय पर काले धन पर अंकुश रहता है। एक एक्सपोर्ट रिपोर्ट आई थी, तो इंदिरा जी ने कहा था कि क्या आप नहीं चाहते कि हम दोबारा सत्ता में आए? तो कहने का तात्पर्य ये कि इस तरह, लेकिन मोदी जी ने फैसला किया, क्योंकि मोदी जी का कहना था कि हम यहाँ पर देश चलाने आए हैं, सरकार चलाने नहीं आए। यदि लोगों को हमारी ईमानदारी पर विश्वास होगा तो हमारा साथ देंगे, और लोगों ने दिया। वो इसलिए कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यालय अब सक्षम है कि हमारी भी वो देखभाल कर सकेगा, और हम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि जो भी नीति तय की जा रही है ईमानदारी से हमारे हित में की जा रही है। कभी कभी किसी फैसले के परिणाम 100% उस तरह से नहीं रहते जैसे अपेक्षा है, लेकिन इरादों में कभी कोई कमी नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम आपसे एक वादा भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, आपसे और बहुत कुछ भी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम रहा, और आप हम फिर वक्त देंगे। बहुत अच्छा लगा, और ज़रूर एक बार फिर से
इस सिलसिले को, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से हमारी जो ख़ास मुलाकात थी उसको हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हमें फिर वक्त देंगे और फिर हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। आगे दीजिए, नमस्कार।